हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर हमें मास सॉल्यूट का मास फाइंड आउट करना होगा। कैसे करेंगे हम सॉल्यूट का मास? फॉर सॉल्यूशन फर्स्ट आपके पास क्या लेना है? 300 ग्राम है, उसका कितना लेना है? 25% ऑफ 25%। इसमें क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा फॉर सॉल्यूशन फर्स्ट? 300 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा? 75 ग्राम। इसी तरीके से फॉर सॉल्यूशन सेकेंड 400 ग्राम ऑफ 40%, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा फॉर सॉल्यूशन सेकेंड? 400 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 100, तो कितना हो गया? 160 ग्राम। नाउ टोटल मास ऑफ सोल्यूट कितना है हो गया हमारे पास में? 75 प्लस 160। टोटल मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया मेरे पास में? 160 प्लस 75 मीन्स 235 ग्राम। नाउ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरे पास में? कितना मिक्स किया है मैंने? 300 प्लस 400 यानी 700 ग्राम। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। तो परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, एक चीज और हम यहाँ पर चलिए नेक्स्ट निकाल लेते हैं। परसेंट मास ऑफ सोल्यूट, क्या फॉर्मूला होता है? मास ऑफ सोल्यूट मल्टी अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। मास ऑफ सोल्यूट कितना है मेरे पास? 235 और मास ऑफ सोल्यूशन कितना है मेरे पास में? 700। तो 235 अपॉन 700 मल्टीप्लाई 100, 0 to 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? 21। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? फिर 21 और 40, तो ये आ जाएगा 5, 35 फिर 5 तो 7, 33.57% हमारे पास में मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट आ गया। परसेंट मास ऑफ सोल्यूट आ गया। एक आंसर हो गया ये। और मुझे अगर मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, परसेंट मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तब हम क्या करेंगे? 100 माइनस परसेंट मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मुझे करना होगा तो क्या कर लेंगे? 100 माइनस 33.57। तो 100 माइनस 33.57 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, 4, 6 और 6, 66.43% आंसर है। ये सॉल्यूशन का, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये चीज यहाँ पे पूछी गई है क्वेश्चन में। मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन दे रखा है, तो मास परसेंटेज दोनों के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक करना पड़ेगा हमें सॉल्यूट के लिए और दूसरा करना पड़ेगा सॉल्यूशन। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। एन एंटीफ्रिज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C2H6O2 एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर।
Calculate the molality of solution if the density of solution is 1.072 gram per ml, then what shall be the molarity of the solution. सबसे पहले हम इसमें मोलालिटी फाइंड आउट करेंगे और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले जो चीज गिवन है वो लिखते हैं, फिर मोलालिटी का फॉर्मूला लिखते हैं. एंटीफ्रीज की तरह क्या काम में लेते हैं, एंटीफ्रीज की तरह काम में लेते हैं हम इथाइलिन ग्लाइकोल. और इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या फॉर्मूला होता है, CH2OH CH2OH. अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाए C2H6O2 रहता है. तो यहाँ पर WB कितना हो गया मेरे पास में, क्वेश्चन में गिवन है कितना दे रखा है, 222.6 ग्राम, 222.6 ग्राम. MB फाइंड आउट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 60, इसको 6 इंटू 1, नंबर 6 है और 1 इसका एटॉमिक वेट. तो टोटल कितना हो गया, 24 प्लस 6 30 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 32 यानी 62 ग्राम पर मोल. नाउ WA कितना दे रखा है आपको, 200 ग्राम. बस मोलालिटी के लिए तो आपको यही सब चीजें चाहिए होती है, WB, MB एंड WA. और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी को आप क्या लिखते हो, स्मॉल m से. क्या फॉर्मूला होता है, WB अपॉन MB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन WA. WA ग्राम में आता है. A किसके लिए होता है, फॉर सॉल्वेंट. यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर. और B किसके लिए होता है, फॉर सोल्यूट. तो जो सारी चीजें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, 222.6, यहाँ पे 62 और 200, तो 222.6 62,000 अपॉन 200 ही है. यस, तो जो कैंसिल आउट होता है उसे हम कैंसिल आउट कर लेंगे और रिमेनिंग जो है उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे. तो 2000 हो गया. अब देखिए 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, ये आ गया 1113, तो मेरे पास आ गया 1113 अपॉन 62. अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो इसके मेरे पास आंसर आएगा 17.95. इसका आंसर कितना आएगा, 17.95 मोल पर केजी, या इसका सिंबल लिख सकते हैं हम मोलल. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो इसने पूछा था मोलालिटी का, वो मैंने यहाँ पर आपको बताया कैसे किया जाएगा. अब हमें डेंसिटी दिया है और डेंसिटी से मुझे क्या करना है, मोलारिटी फाइंड आउट करनी है. डेंसिटी कितनी है, 1.072 ग्राम पर ml. तो ये चीज यहाँ पे लिखेंगे, डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की, 1.072 ग्राम पर ml है ना. यहाँ देखिए यही दिया है 1.072, और मोलारिटी फाइंड आउट करनी है. और मोलारिटी का फॉर्मूला लिख के देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है और वो हम फाइंड आउट कर. नाउ मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB अपॉन MB, मोल ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और मुझे सोल्यूशन की क्या दे रखी है, डेंसिटी. और डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है, D इज इक्वल टू M अपॉन V. तो टोटल देख लेते हैं कि यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन कितना है. मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. दोनों ही क्वेश्चन में गिवन है. क्या गिवन है ये देखिए, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, WA कितना है 200 और WB कितना है 222.6. दोनों को हम ऐड कर देंगे. ये कितना है 222.6 ग्राम, ये कितना है 200.
तो मेरे पास आ जाएगा 422.6 ग्राम। D इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी यही लिख देते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है मेरे पास 422.6 ग्राम और ये कितना है 1.072 ग्राम पर ml। तो जो चीजें कटती है उन्हें हम कट कर लेते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और बाकी चीज को हम मैनिपुलेट कर लेते हैं। ये वॉल्यूम नीचे की तरफ है तो पर ml आ जाएगा, क्या आ जाएगा पर ml, यानी ये ml में आ जाएगा। कहने का मतलब ये यूनिट ऊपर की तरफ जाएगी तो भी वॉल्यूम ml में आ जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू, कैसे करना है ये देखो, WB मेरे पास कितना है 222.6, MB कितना है 62, 1000 अपॉन में कितना आ जाएगा 422.6 मल्टीप्लाई 1.072 ml में था, 1000 कर लिया तो ये किस में आ जाएगा लीटर के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं इस सब को कैंसिल आउट करे तो देखिए ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, यहाँ पे क्या आ गया 11113, यहाँ पे कितना आ गया 2113 और अगर मैं इसे हटाऊं तो 1000, ये 1000 कैंसिल हो गया तो m इज इक्वल टू 1072 और 2113 मल्टीप्लाई 62 करे तो ये 6224 18 1 कैरी 7 6 और 12 तो 6 10 1 कैरी फिर 10 फिर 11 और 3 और 1 तो ये कितना आ जाएगा 131006। इतनी हमारे पास में ये मोलैरिटी है और अगर इसे सॉल्व किया जाए तो हमारे पास मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 9.1 मोल पर लीटर। नाइन पॉइंट वन मोल पर। तो इस तरीके से हमें अगर डेंसिटी गिवन हो और मास भी गिवन हो तो हम मोलैरिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मोलैलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform। जैसा कि आपको मालूम है क्लोरोफॉर्म जो होती है पॉइजनस होती है। पॉइजनस तो क्या, अगर पानी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में हो तो वो हमारे लिए डेंजरस, सपोज टू बी कार्सिनोजन। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाय मास। क्वेश्चन में गिवन है कि ppm क्या है, बाय मास है। Express this in percentage by mass and determine the molality of chloroform in the water sample। दो क्वेश्चन पूछे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है और सेकंड में मोलैलिटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 15 ppm बाय मास का मीनिंग क्या है। आंसर देखिए, इसका मीनिंग क्या है 15 ppm और बाय मास, बाय मास इसका मीनिंग क्या है 15 ग्राम सोल्यूट present in 10 to power 6 ग्राम of solution। यानी इतना 15 ग्राम है, 15 ppm का और कितने में प्रेजेंट है 10 to power 6 ग्राम। तो आपको निकालना है कि 100 ग्राम में कितना होगा। तो परसेंट बाय मास क्या होगा, फर्स्ट परसेंट W बाय W हमें अगर फाइंड आउट करना हो तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, फॉर्मूला देखिए क्या होता है वेट ऑफ सोल्यूट यानी मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन
दोनों ही गिवन है, मल्टीप्लाई क्या होता है 100, तो ये 15 है, ये 10 टू पावर 6 है, ये 100 है, तो क्या आ जाएगा 15 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर -6, यानी 15 इंटू 10 टू पावर 2 -6 है। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 10 टू पावर 4, थोड़ा सा इधर करके लिख, तो टू 15 इंटू 10 टू पावर 2 -6, यानी 15 इंटू 10 टू पावर -4%, ये आंसर आ जाएगा। नाउ डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, आपको मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलैलिटी के लिए आप मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, तो मोलैलिटी स्मॉल m WB अपॉन MB, MB तो हम निकालेंगे, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला भी गिवन है और ना भी गिवन हो तो हमें पता होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म इज CHCl3, CHCl मल्टीप्लाई 1000, मोलैलिटी है, फिर से मोलैलिटी है, मोलैलिटी का मतलब नीचे कितना आएगा WA, अब आपको WA तो गिवन ही नहीं है ना, तो WA कैसे गिवन होगा, WA कैसे गिवन है, ये तो मेरे पास सोल्यूशन है 10 टू पावर 6, ये मेरे पास सोल्यूट है, दोनों को माइनस करेंगे तब होगा ना, पर देखिए 10 टू पावर 6 तो बहुत ज्यादा है और 15 क्या है बहुत ही कम, इसलिए ऑलमोस्ट इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर देखिए WB 15 ग्राम है, MB CHCl3 है, तो C का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, 3 इंटू 35.5, तो 13 प्लस 15 1 कैरी, 15 1 16 1 कैरी, 9 और 1 10, तो कितना आ जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल। अब वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है मेरे पास में, वेट ऑफ सोल्यूशन बहुत ज्यादा है, weight of solute, so weight of solvent almost equal to weight of solution, ओके तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 10 टू पावर 6। मोलैलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे तो देखिए, ये कितना है 10 टू पावर 6 ग्राम में ही है। नाउ मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू WB कितना है 15, MB कितना है 119.5, ये कितना है 1000 और ये कितना है 10 टू पावर 6, तो स्मॉल m इज इक्वल टू 15 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर 3 हो गया और 10 टू पावर -6 हो गया अपॉन 119.5, ऑलमोस्ट 120 मान सकते हैं। m इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू पावर 3 -6, m इज इक्वल टू 15 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन में 119.5, लेकिन अगर मैं इसे सॉल्यूशन करना चाहूँ तो मैं इसे 120 मान के करेंगे तो आसानी से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.25 इंटू 10 टू पावर -1.25 इंटू 10 टू पावर -4। अब देखिए यूनिट क्या होगी, या तो मोलल लिख लीजिए या मोल पर आंसर आ जाए, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए, व्हाट रोल डज द मोलिकुलर इंटरेक्शन प्ले इन अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ये क्वेश्चन राउल्ट लॉ से लिया गया है। राउल्ट लॉ के अंदर आपको बताया गया है कि मोलिकुलर इंटरेक्शन से
सोल्यूशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो आपके पास दो तरीके का कंपोनेंट है, फर्स्ट इज अल्कोहल एंड सेकंड इज वाटर। तो अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जो सोल्यूशन बन रहा है उसमें कंपैरेटिवली वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम राउल्ट लॉ। आंसर देखिए क्या आएगा। आपके पास सोल्यूट क्या है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल ROH मान लेते हैं, अल्कोहल को क्या लिख लेते हैं, ROH, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होता है देखो, HOR। अगेन ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना वीक होता है, इसलिए हम इसे डैश डैश से शो करते हैं। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, तो ये क्या हो गया, इंटर मॉलिक्यूलर हो गया। अगेन फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी, HOR, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी HOR में। तो ये मैंने क्या बनाया है यहाँ पर, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। ये क्या बनाया है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, शॉर्ट में लिख देते, है ना। ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। दूसरा मेरे पास क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मेरे पास क्या है यहाँ पे, वाटर, क्वेश्चन गिवन है या क्वेश्चन में H2O। अब यहाँ पे भी क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इज प्रेजेंट। और देखिए कैसे, HOH, HO, नाउ HOH, ये क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये भी क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब सॉल्यूशन बनता है, इन दोनों को मैंने मिक्स किया, इससे क्या बना दिया मैंने, सॉल्यूशन बना दिया। इनसे क्या बना दिया, सॉल्यूशन। इससे क्या बन गया यहाँ पे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए क्या बनेगा, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं इसमें, आपके पास सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन क्या हो गया, वाटर भी है प्लस ROH भी है। यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड होता है, इंटरमॉलिक्यूलर। लेकिन देखिए अब यहाँ पे बॉन्ड कितना टूटा, एक बॉन्ड टूटा, दो बॉन्ड, और वाटर के अंदर तो ऐसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये देखो कितना मजबूत, एक ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये इतने सारे टूटेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर क्या बनेगा, HOH। यहाँ देखिए HOR, HOH। तो कुल मिला के यहाँ पे ए में यानी अल्कोहल एंड वाटर के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। क्या हो गया, देखिए क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, अल्कोहल एंड अल्कोहल और वाटर एंड वाटर, strong intermolecular force present, intermolecular force is present in solution। solution में कौन है, ROH प्लस वाटर। इसमें क्या है,
वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, यानी आपको इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी. सो एनर्जी रिक्वायर्ड to form solution it is एंडोथर्मिक प्रोसेस. और जिसका एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगी. सो डेल्टा एच सोल्यूशन कितनी हो जाएगी, ये पॉजिटिव रिक्वायर्ड होगी. जिसकी डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया. और दे फॉर्म positive deviation from Raoult law. ये क्या बना देंगे, पॉजिटिव डेविएशन कर देंगे. कैसे होगा पॉजिटिव डेविएशन, ये दोनों तो है ही. पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग क्या है, पी ए प्लस पी बी. इससे पी एस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी. सोल्यूशन की वैल्यू, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Why do gases all tend to be less soluble in liquid as the temperature is raised? जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है गैसेस लेस सोल्यूबल हो जाती हैं. ये तो आपने घरों में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा. अगर पानी को बॉईल करके लेते हैं तो उनमें से बहुत सारी गैसेस बाहर निकल जाती है. इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाती है, बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं, है ना. तो जब भी स्टमक प्रॉब्लम हो या वाटर से रिलेटेड डिजीज स्प्रेड आउट हो रही हो तो यही सलाह दी जाती है कि पानी उबाल करके ठंडा करके फिर पीजिए. यहाँ पे भी एक इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन हेनरी लॉ से रिलेटेड है और साथ में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इससे रिलेटेड है. व्हाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड्स टू लेस सॉल्युबल. गैसेस लेस सॉल्युबल क्यों होती है, क्योंकि अगर आप किसी गैस को किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, इन लिक्विड, लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी ये क्या हो गया, सॉल्वेंट. ये क्या हो गया, सॉल्यूट. क्या बनेगा, सॉल्यूशन. गैस लिक्विड सॉल्यूशन बन जाए. और साथ में कुछ हीट, एक्सोथर्मिक. दिस प्रोसेस इज exothermic reaction. So as temperature increases backward reaction take place. यहाँ पे साइन बना देते हैं बैक इक्विलिब्रियम का. बैकवर्ड रिएक्शन, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस एंड गैसेस आर लेस soluble in liquid.
यहाँ पे लिख देते हैं हीट। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए गैस इज लेस सॉल्युबल। नाउ नेक्स्ट, स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th के अंदर ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या फिर इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एप्लीकेशन को भी क्वेश्चन के फॉर्म में पुट अप किया जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करना है। इसके ग्राफ से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। नाउ आंसर देखिए, हेनरी लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी लिक्विड में, ये कोई लिक्विड है और उसमें गैस को डिसॉल्व किया जाता है, गैस को डिसॉल्व किया जाता है, तो गैस कितनी ज्यादा डिसॉल्व होगी, जितना उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाए, जितना उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, ये एक्सर्टेड प्रेशर है, जितना प्रेशर क्रिएट करेंगे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहेगी। क्या कहते हैं, एट ए गिवन टेम्परेचर ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर मुझे कांस्टेंट रखना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid, solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure exerted on solution। यानी m is proportional to, now इसका अदर फॉर्म में, if more than one gas is soluble, more than one gas is soluble in liquid, तब क्या यूज करते हैं हम, मोल फ्रैक्शन, and use mole fraction of that gas। क्या होगा, P is proportional to X। मोल फ्रैक्शन को आप किससे डिनोट करते हैं, X से। नाउ P is equal to KH into X। KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट। और ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग कांस्टेंट होगा, इसमें अलग टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करता है। नाउ अगर ग्राफ खींचा जाए, ग्राफ बिटवीन P एंड X, तो P इज इक्वल टू क्या था, KH इंटू एक्स। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c यहाँ पे क्या हो गया, 0, क्योंकि इसमें है नहीं। m क्या होता है, स्लोप, kh है, इंटरसेप्ट 0 है यहाँ पे, और x यहाँ पे x एक्सिस पे क्या लेना है, मोल फ्रैक्शन। तो किस तरीके से ग्राफ आएगा देखिए, x एक्सिस पे आपको क्या लेना है, मोल फ्रैक्शन, x यानी मोल फ्रैक्शन, और y पे क्या लेना है, पार्शियल प्रेशर। जिस गैस का हमें, अगर मैं यहाँ पर A लेती हूँ, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी किसका आएगा, एक। जो गैस का मुझे मोल फ्रैक्शन लेना है, उसी गैस का मुझे पार्शियल प्रेशर लेना होगा। नाउ अगर इसके लिए ग्राफ खींचा जाए तो स्ट्रेट लाइन कर्व आता है, और कैसा आएगा ये कर्व, इस तरीके से। इंटरसेप्ट 0 है तो मीन्स 0 से शुरू करना है आपको, और ऐसे कर्व आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू ए एच, हेनरी कांस्टेंट। और स्लोप कैसे निकालते हैं आप, tan थीटा से, इक्वल टू स्लोप, ये लिख देते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा, स्लोप इससे निकलता है। नाउ इंटरसेप्ट इसका 0 है, ये पार्शियल प्रेशर है, जिसका मोल फ्रैक्शन लेना है उसी का ही, अगर ये ए है गैस तो इसका ही मोल फ्रैक्शन आपको लेना होगा। के एच की वैल्यू दे सकते हैं आपको प्रेशर और ये करके, या ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ इसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन देखिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। एप्लीकेशन पार्ट इसका, फर्स्ट एप्लीकेशन कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक, filled under high pressure and low temperature। देखिए पिछला क्वेश्चन यही था, टेम्परेचर कम हाई होगा तो गैसेस सॉल्युबल नहीं होंगी, इसीलिए हॉट वाटर के अंदर फिशेस या एक्वाटिक एनिमल सरवाइव नहीं कर पाते, कोल्ड वाटर के अंदर सरवाइव कर लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा होती है। यहाँ पर भी लो टेम्परेचर किया है, सॉफ्ट वाटर में क्या डिसॉल्व होता है, CO2, और हाई प्रेशर करेंगे, प्रेशर जितना ज्यादा होगा मोल फ्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स आर फिल्ड इन बोतल कर लेते हैं, इन बोतल अंडर हाई प्रेशर एंड low temperature, so more amount of CO2 present in soft drinks। और देखिए नेक्स्ट सेकेंड, अंडर वाटर स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो डाइल्यूटेड ऑक्सीजन यूज करते हैं, स्कूबा डाइवर्स यूज डाइल्यूटेड ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि अगर टू अवॉइड बेंड्स, ठीक है, प्रॉब्लम related to N2। क्या होता है बेंड्स, इसमें देखिए जब नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है अर्थ के ऊपर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारे पास N2 और O2, इनका जो परसेंटेज है इस तरीके से होता है कि हम सिर्फ O2 ही इनहेल कर पाते हैं, N2 नहीं करते। लेकिन अंडर सी प्रेशर इंक्रीज होगा, गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी O2 के साथ साथ में हम N2 भी इनटेक करने लगेंगे। हम मीन्स स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स क्या इनटेक करने लगेंगे, O2 तो ले ही रहे हैं, साथ में N2 भी ले रहे हैं। तो N2 लेने जब वो वापस अर्थ के ऊपर आएंगे तो वापस क्या हो गया, 1 एटमॉस्फेयर। अब हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि उस N2 को हम बाहर की तरफ वापस एक्सेल कर सके, निकाल सके, वो हमारे ब्लड के अंदर एयर बबल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है और ब्लड की ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकती है, जिससे कि ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, बेंड्स। नाउ थर्ड, अगर हम क्लाइंबर्स की बात करें, क्लाइंबर्स यूज ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर टू अवॉइड एनोक्सिया।
क्या होती है, इसको हटा ही देते हैं, बैंड्स, N2 से रिलेटेड। अब ये एनॉक्सिया क्या होता है, जैसे से ऊपर की तरफ उठने प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक कम होगा, क्योंकि लेस प्रेशर लेस सोलिबिलिटी, मोर प्रेशर मोर सोलिबिलिटी। तो ऊपर की तरफ जाएंगे, प्रेशर कम है, ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में कम होगी, जिससे कि ब्रेन को सोचने समझने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिलती, बेहोशी सी आने लगती है और वीकनेस फील होती है क्लाइंबर्स को। इसलिए क्लाइंबर्स अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं, और ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है इसमें डाइल्यूटेड ऑक्सीजन होती है, यानी नाइट्रोजन का अमाउंट कम करके उसमें हीलियम को फिल कर दिया जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो कि हेनरी लॉ से रिलेटेड है। नाउ partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10 to power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5 into 10 to power minus 2 grams of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? ये क्वेश्चन राउल्ट लॉ से रिलेटेड है, और जैसा कि आपको मालूम है गैस जो है इथेन गैसियस फॉर्म में होती है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से करना है हमें ये क्वेश्चन। आंसर देखिए, जो जो चीजें पहले क्वेश्चन में गिवन हो उसे हम नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद में इससे आगे का क्वेश्चन करते हैं। मास ऑफ प्रेशर कितना है मेरे पास में, मास ऑफ इथेन, इथेन का फॉर्मूला C2H6, मास दे रखा है क्या 6.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ग्राम, 6.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 ग्राम। ये एक सॉल्यूशन है और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दे रखा है, यहाँ पे C2H6 है, इसका प्रेशर दे रखा है, कितना दे रखा है 1 बार, और इसकी सोलिबिलिटी कितनी है 6.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ग्राम, ये इथेन है, और इसका प्रेशर कितना है C2H6 का पार्शियल प्रेशर कितना है आपके पास में 1 बार। नाउ इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 ग्राम ऑफ इथेन, अब दूसरा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन सेकेंड, ये क्या है सॉल्यूशन फर्स्ट, यहाँ पे सॉल्यूशन सेकेंड, आपको यहाँ पर मास कितना दे दिया 5.00 इंटू 10 पावर माइनस, और इथेन है तो बताना है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कितना है। अगेन मास ऑफ C2H6, सॉल्यूशन नंबर क्या था सेकेंड, यहाँ पे 5.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, माइनस 6 नहीं है माइनस 2, माइनस 3 ग्राम, और पार्शियल प्रेशर आपको C2H6 का ये बताना है। तो देखिए क्या है, ये देखो पीछे, मास इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मास इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या m इज इक्वल टू KH इंटू P, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए m इज इक्वल टू KH M1 P1, M2 इज इक्वल टू KH तो कांस्टेंट होगा, अब KH इज इक्वल टू क्या हो गया M1 अपॉन P1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे KH इज इक्वल टू क्या हो गया M2 अपॉन P2, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, दोनों किसके लिए KH के लिए, सो दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कह रहा है ये M1 अपॉन P1 इज इक्वल टू M2 अपॉन P2, M1 कितना दे रखा है 6.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 6.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये कितना है 1, M2 कितना है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2,
और ये कितना है आपके पास में, और P2 तो आपको फाइंड आउट ही करना है, अगेन बार में ही करना है। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 6.56 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻3 अपॉन 6.56। अगर कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, -2 + 3 तो 10 हो गया। तो 50 अपॉन कितना हो जाएगा, 50 अपॉन 6.56। ये P2 की वैल्यू आ गई। पर लिख देते, P2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6.56, अगेन 12, आंसर आ जाएगा। तो 648 है ना, तो 8 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा। पर कितना आंसर आएगा देखते हैं अभी, 767.6 आंसर आ जाएगा 7.6, ये आंसर हो जाएगा। आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे की बात करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।